हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं बल्कि ब्रिटिश के एक कंपनी का शासन था, जिस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन तीनों स्टेट्स के निजामत और दीवानी दोनों राइट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था। दीवानी राइट्स का मतलब था कि लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी अब, और निजामत फंक्शन जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया था, इसका मतलब था कि पुलिस और जुडिशियल फंक्शन भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर इन दो घटनाओं के बाद सबसे बड़ी घटना घटती है 1857 में। इस घटना के बाद जो है भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो जाता है। मतलब कि भारत पर अब सीधा सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल स्थापित हो जाता है। और यह घटना थी 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857। एक ऐसी क्रांति जिसने व्यापक तौर पर ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ने का मुहिम चालू किया। तो आइए जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, द रिवोल्ट ऑफ 1857। अभिवादन स्वीकार कीजिए अभिषेक आनंद का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका कारण क्या था। इससे पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन 1857 में अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोग ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ रिवोल्ट करने लग गए, सिपॉइज रिवोल्ट करने लग गए, डिफरेंट प्रोविंसेस ब्रिटिश कंपनीज के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में। इस क्रांति का कोई एक महत्वपूर्ण कारण नहीं था, बल्कि कई सारे कारण थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई सारे कानून बनाए गए थे विच वॉज हैम्परिंग द सोशियो रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियंस, जैसे कि रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंडियंस अपने आप को अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लेता है तो उसे अपने पैतृक संपत्ति से निष्कासित नहीं किया जा सकता है। मतलब उसे पैतृक संपत्ति मिलेगा ही अगर वो क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट करा ले अपने आप को। तो दूसरा कानून जो कि काफी फेमस था वो है विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। इससे पहले तक हिंदुओं में पुनर्विवाह की प्रथा नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के आते ही विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया गया, जिससे कई सारे हिंदू काफी नाराज थे। तीसरा है रिमूवल ऑफ फॉरेन सर्विस अलाउंसेस। इससे पहले तक क्या होता था कि जो भी भारतीय सैनिक किसी फॉरेन कंट्रीज में काम करते थे उसको अपने मंथली इनकम के अलावा भी एक सरकारी और भी ज्यादा भत्ता दिया जाता था, लेकिन 1856 आते आते तक इस सरकारी भत्ते को भी बंद कर दिया गया, जिससे कि इंडियन सिपॉइज और भी ज्यादा नाराज थे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इस कानून के तहत जो भी नए सैनिक बंगाल आर्मी में रिक्रूट किए जाएंगे उन्हें अपने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए समुद्र के पार भी भेजा जा सकता है। जबकि भारतीय हिंदुओं में एक प्रथा थी कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र को पार करे इट मीन्स द लॉस ऑफ कास्ट ऑफ दैट पर्सन, मतलब कि वह अपना जाति खो देगा। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो वह समुद्र पार करने के बाद ब्राह्मण नहीं रह जाएगा। इस कानून से भी बंगाल के सोल्जर्स काफी ज्यादा नाराज थे। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट कारण था एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ डलहौजी। इस पॉलिसी के तहत अगर किसी भी राजा के पास प्राकृतिक उत्तराधिकारी के लिए अपना स्वयं का पुत्र नहीं है तो उसके प्रांतों को ईस्ट इंडिया कंपनी छीन लेगी और उसे अपने साम्राज्य में मिला लेगी। इस पॉलिसी के तहत एक के बाद एक कई रियासतें अंग्रेजों के हाथों में जाता चला गया, जैसे कि 1848 में सतारा, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1856 में अवध। ये सारे प्रोविंस एक के बाद एक अंग्रेज के हाथ में जाता चला गया। इस घटना का स्पार्किंग टाइम तब आता है जबकि भारतीय सैनिकों में यह र्यूमर फैल जाता है कि जो भी नए राइफल्स इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया गया है, जिससे कि भारतीय सैनिकों को दांत से खींचना पड़ता था। Oh, je है कारतूस, इसमें बारूद भी है और गोली भी। पहले कारतूस को दांत से काटो। फिर बारूद अंदर डालो। फिर ये गोली ठूसो।
इस राइफल में जो गाय और सुअर की चमड़ी का यूज किया गया था, यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के सोशियो रिलीजियस सेंटिमेंट के खिलाफ था एंड दिस वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। दरअसल इस समय और भी कई सारे अफवाहें फैली हुई थी। एक तो यह कि भारतीय सैनिकों को जबरन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और दूसरी अफवाह यह भी थी कि बहुत सारे यूरोपियन सोल्जर्स भारतीय सोल्जर्स को मारने के लिए आ रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन सोल्जर्स को समझाने बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट था वह कभी फिर से रिकवर नहीं हो पाया, वह रीस्टोर नहीं हो पाया। घटना की असली शुरुआत होती है 29 मार्च को बैरकपुर, कोलकाता में। इस दिन बंगाल के 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सोल्जर मंगल पांडे ने अपने ही एक यूरोपियन ऑफिसर पर गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। हालांकि मंगल पांडे और उसके साथियों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और फिर बाद में 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी भी दे दिया गया। घटना का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है 24 अप्रैल 1856 को, जब मेरठ के एक रेजिमेंट के कई सारे सोल्जर्स नए राइफल्स को चलाने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद इनमें से कई सारे सैनिकों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और फिर बाद में उसे 10 साल की जेल की सजा भी सुनाई दे दी जाती है। हालांकि अगले ही दिन 10 मई को बाकी के सैनिक अपने कैद साथियों को उस जेल से छुड़ा लेता है और फिर वहां के कई यूरोपियन ऑफिसर्स की हत्या भी कर देते हैं और फिर ये लोग दिल्ली की ओर मार्च करते हैं। एक दिन के अंदर अंदर मेरठ के ये सारे सिपाही यमुना नदी को पार करके दिल्ली पहुंच जाते हैं और फिर दिल्ली के कई सारे और भी सोल्जर्स के साथ मिलकर वहां के यूरोपियन ऑफिसर्स की हत्या कर देते हैं और ब्रिटिश लोगों की भी हत्या कर देते हैं और फिर बहादुर शाह को अपना लीडर घोषित कर देते हैं। दिल्ली में ये लोग एक नए सिरे से प्रशासन व्यवस्था की भी शुरुआत करते हैं और दिल्ली में इस विद्रोह का लीडर जनरल बखत खान को बनाया जाता है। विद्रोहियों के द्वारा दिल्ली को कैप्चर करने के बाद यह विद्रोह 1 महीने के अंदर अंदर भारत के कई सारे प्रांतों में फैल गया। विद्रोह का सबसे ज्यादा प्रभाव कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, बिहार और झांसी में देखने को मिला। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जिस रिवोल्ट को भारतीय सैनिकों ने शुरू किया था, बंगाल और मेरठ के सैनिकों ने शुरू किया था, इसमें अब भारत के विभिन्न प्रांतों के राजा राजवाड़े भी शामिल होना शुरू हो गया। इसमें राजाओं का शामिल होने का रीजन कहीं ना कहीं पर्सनल ही था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। यहाँ पर नाना साहब के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे फोर्सेस और सिविलियंस ने विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कर दिया था। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के रेस्क्यू फोर्स इलाहाबाद से कानपुर पहुंची, भारतीय विद्रोहियों ने 120 ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी और इसकी डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिए कुएं में फेंक दिया। इस घटना को इतिहास में बीबी घर मैसेकर के नाम से जानते हैं। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस ने भी कानपुर पहुंचने के बाद विद्रोहियों का सरेआम कत्ल करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश फोर्सेस ने वहां के तकरीबन 130 विद्रोहियों को बनियान के पेड़ पर टांग कर फांसी दे दिया। यह सारी घटना थी कानपुर की। इसी तरह इस विद्रोह को लखनऊ में बेगम हजरत महल लीड कर रहे थे और रोहिलखंड में खान बहादुर लीड कर रहे थे। इसी प्रकार बिहार में भी इस विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। हालांकि इस विद्रोह में बिहार के सारे क्षेत्र शामिल नहीं थे। इनफैक्ट दरभंगा और मुजफ्फरपुर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही साथ दे रही थी इस विद्रोह में, जबकि इसी समय दानापुर में विद्रोह चल रहा था। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस विद्रोह में भारत के सारे प्रोविंसेस शामिल नहीं थे, जैसे कि ग्वालियर, इंदौर, हैदराबाद, जोधपुर, भोपाल, पटियाला और कश्मीर। ये सारे प्रोविंसेस विद्रोह में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। इनफैक्ट इनमें से कई सारे प्रोविंसेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही साथ दे रही थी। दिलचस्प बात यह भी है कि इस विद्रोह में भारत के सारे सैनिक भी साथ में नहीं थे। मद्रास और बॉम्बे रेजिमेंट के सोल्जर्स तो बिल्कुल ही शांत थे, जबकि पंजाब और गुरखा रेजिमेंट्स के सोल्जर्स तो विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे। हालांकि यह बात भी सत्य है कि उस समय सबसे ज्यादा सोल्जर्स बंगाल रेजिमेंट्स के ही होते थे। तकरीबन 50% सोल्जर्स बंगाल रेजिमेंट्स के ही से ही आते थे। तो हम बोल सकते हैं कि 50% सोल्जर्स इस विद्रोह में शामिल तो जरूर थे। अभी तक यह विद्रोह नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में जोरों शोर से चल रहा था, लेकिन डेक्कन और जो साउथ इंडिया के पार्ट हैं वह इस विद्रोह से बिल्कुल ही अछूते थे। मतलब कि वहां इस विद्रोह का बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता या थोड़ा बहुत ही प्रभाव देखने को मिलता है। विद्रोह का डाउनफॉल अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को कब्जा करने के बाद से शुरू होती है।
मेरठ के विद्रोहियों के द्वारा जब दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया था, तब अंग्रेज इतने कैपेबल नहीं थे कि वह दिल्ली को तुरंत ही कैप्चर कर ले। अंग्रेजों को तकरीबन 5 महीने लग गए दिल्ली को फिर से कैप्चर करने में। 11 सितंबर 1857 को ब्रिटिश सैनिक जॉन निकोलसन के नेतृत्व में दिल्ली के कश्मीरी गेट पर हमला करती है और इस घटना में जॉन निकोलसन की मृत्यु भी हो जाती है। दिल्ली में रह रहे भारतीय सैनिक और विद्रोहियों ने तो इस हमले का जोरदार सामना किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग गया, जिसके कारण बहुत सारे भारतीय सैनिक घर के अंदर ही रहना सही समझा एंड दे थॉट कि यह सूर्य ग्रहण का मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो लड़ाई चल रही है इसके खत्म होने का संदेश है। इस थॉट के कारण ब्रिटिश के द्वारा जो भी हमला किया जा रहा था उनका विद्रोहियों के द्वारा करारा जवाब नहीं मिल सका और इसका फायदा उठाकर ब्रिटिश सोल्जर्स आसानी से दिल्ली में घुस गए और फिर 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो मतलब दिल्ली पर अब फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। दिल्ली को कब्जा करने के बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स ने दिल्ली में रह रहे विद्रोहियों और जो भी वहां के सिटीजन्स थे उनका नरसंहार करना शुरू कर दिया। दिल्ली के चांदनी चौक पर कई सारे गैलोज खड़ा किया गया, जिसपे दर्जनों लोगों को फांसी दे दिया गया। मुस्लिमों को दिल्ली में 3 साल तक वापस आने पर पाबंदी लगा दिया गया। मिर्जा गालिब, जिसका नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा, कई मुस्लिमों में से एक ऐसे मुस्लिम थे जो कि इस पूरी घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहे थे उस समय। दिल्ली को कैप्चर करने के बाद ब्रिटिश फोर्सेस ने बहादुर शाह को भी कैप्चर कर लिया और फिर उसे रंगून भेज दिया, जहां पर बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई। दिल्ली को कैप्चर करने के बाद ब्रिटिश फोर्सेस एक के बाद एक करके सारे प्रोविंसेस को फिर से रिकैप्चर कर लेती है। सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश आर्मी ने नाना साहेब को हराकर कानपुर पर कब्जा कर लिया। झांसी की रानी लड़ते लड़ते मारी गई और फिर सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी को भी फिर से रिकैप्चर कर लिया गया। 1859 आते आते तक बिहार में जो इस रिवोल्ट का नेतृत्व कर रहा था कुंवर नारायण सिंह, उनकी भी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद बिहार में भी अंग्रेजों के काबू में आ जाता है। बरेली के नेता खान बहादुर और मौलवी अहमदुल्ला देवर ऑल डेड। इस प्रकार 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार फिर से पुनः स्थापित हो जाता है। ये थी 1857 की क्रांति, जिसे कई इतिहासकार भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम का भी नाम देते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आशा करता हूँ कि आपको 1857 की क्रांति के बारे में ठीक ठाक आइडिया मिल गया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।